हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत उच्च न्यायालय देख रहे थे और कुछ प्रावधान है हमने पहले कर लिए थे। और आज कुछ अन्य प्रावधान देखेंगे कि उच्च न्यायालय से संबंधित और अन्य क्या प्रावधान है और समय समय पर इनमें है वो क्या संशोधन है उसको लेकर देखेंगे। होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ है वो शेयर कीजिए। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते कि हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था। तो सबसे पहले हमने देखा था उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय बेसिकली कुछ एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कि एक संविधान के कौन से भाग में उल्लेखित है। तो इसमें उसका उत्तर होगा भाग 6 में है इसका उल्लेख किया गया है। और भाग 6 के बाद अगर इसमें अनुच्छेद की बात की जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 214 से 214 से 232 के बीच में। ठीक है, तो ये और बेसिकली कभी कभार है वो यूनिट्स भी इसकी पूछी जाए। अगर अध्याय की बात की जाए तो यहाँ पे अध्याय है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली इतना डीपली क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए तो ये होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि आर्टिकल 214 में क्या कहा गया। ठीक है, आर्टिकल 214 में ये कहा गया प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, ये है वो मूल संविधान यानी मूल संविधान के आर्टिकल 214 में कहा गया। और उसके बाद में इसमें आगे चलकर एक आर्टिकल 231 में ये चीज़ कह दी गई। 231 ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। 231 में ये कहा गया कि जो दो या दो से अधिक राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों हेतु एक न्यायालय। ठीक है, तो इसकी छूट है। ये कौन कर सकती है? तो आर्टिकल 231 के तहत ये काम है संसद का। ठीक है, आर्टिकल 231 के तहत संसद दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है वो एक उच्च न्यायालय की है वो स्थापना कर सकती है। तो वो एक ही उच्च न्यायालय बन जाएगा। लेकिन आर्टिकल हमने देखा था कि 214 में ये कहा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। तो वो इस चीज़ को आगे जाकर ये चीज़ है, तो इससे सिद्ध हो जाती है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है तो वो एक ही है, दो स्टेट्स का एक कॉमन ही हाई कोर्ट है। ठीक है, इससे ये बात समझ में आती है। ठीक है, आर्टिकल 231 यहाँ पे वो सार्थक हो जाता है। अब हमने आर्टिकल 217(2) देख लिया था। 217(2) में हम देख लेते हैं क्या पढ़ा था। 217(2) पे हमने ये देखा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, ये हमने वो आर्टिकल 217(2) के तहत देख लिया था। अब आज देखेंगे आर्टिकल 217(1). ठीक है, आर्टिकल 217 सॉरी उल्टा हो गया ये। आर्टिकल 217(2) देखेंगे और ये मैंने पिछली स्लाइड में बताया था। आर्टिकल 217(1) देख लिया था जिसमें कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है वो बात की गई है। आर्टिकल 217(2) में ये है कि योग्यता देखेंगे हम इस पर। योग्यता यानी न्यायाधीशों की योग्यता क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात की जाए तो वो भारत का नागरिक होगा। पहली चीज़ भारत का नागरिक। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें है वो दो चीज़ें आएगी। पहली चीज़ ये देखना है कि हाई कोर्ट में है वो, हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक है वो एडवोकेट, 10 वर्ष अधिवक्ता के तौर पे, 10 वर्ष है वो अधिवक्ता के तौर पे रहा हो। या इसमें क्या करना है, या इसमें होगा 10 वर्ष तक है वो न्यायिक अधिकारी, 10 वर्ष न्यायिक अधिकारी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं वो क्वालिफिकेशंस के तौर पे देखी जाती है। पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, हाई कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता, या 10 वर्ष है वो न्यायिक पद पर है वो होना चाहिए न्यायिक अधिकारी। ठीक है, जैसे आर्टिकल 217(1) देखा था न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान। आर्टिकल 217(2)
जिसमें योग्यता है और योग्यता के तहत भारत का नागरिक होना चाहिए, और हाई कोर्ट में 10 वर्ष का है वो अधिवक्ता और 10 वर्ष है वो न्यायिक अधिकारी के रूप में अगर नियुक्ति हो चुकी है तो ये चीज़ है वो देखी जाएगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कि जो न्यायाधीशों का है वो कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल के बारे में देखेंगे, कार्यकाल। ठीक है, तो न्यायाधीशों का कार्यकाल है वो हाई कोर्ट में, इसमें ये होगा 62 वर्ष तक, 62 वर्ष तक वो है वो पद के लिए एलिजिबल है। ठीक है, 62 वर्ष तक पद में रह सकते हैं। तो या तो ये त्याग पत्र या जो महाभियोग जैसा प्रस्ताव है उसके द्वारा है वो हटाया जा सकता है, महाभियोग जैसा प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि जो पद रिक्त कैसे होता है, तो रिक्त पद में ये होता है पद रिक्त। ठीक है, एक तो 62 वर्ष तक देता है, उसके बाद त्याग पत्र के द्वारा है वो हट सकते हैं। दूसरा है कि उच्च न्यायालय में ट्रांसफर होना, उच्च न्यायालय में स्थानांतरण, उच्च न्यायालय में स्थानांतरण यानी अन्य जगह है वो स्थानांतरण हो जाता है वो। और दूसरा जैसे ये होता है रिक्त पद होता, और दूसरा ये कि आप त्याग पत्र के द्वारा अपना कार्यकाल समाप्त कर सकते हैं, या है वो अधिकतम 62 वर्ष की आयु तक है वो इसमें रह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि 2 आधार पर है वो न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। ठीक है, पहला सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार। ठीक है, और दूसरा होगा असमर्थ, असमर्थता। ठीक है, इन 2 आधार पर है वो न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, पहला सिद्ध कदाचार, दूसरा है असमर्थता। ठीक है, अब हटाने की प्रक्रिया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने जैसी है। ठीक है, हटाने जैसी है। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि उच्च न्यायालय के जैसे न्यायाधीशों को वैसे ही हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को है वो हटाया जाता है। अब हटाया कैसे जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, तो सबसे पहले ये महाभियोग जैसा प्रस्ताव, महाभियोग जैसा प्रस्ताव। अब यहाँ पे है वो महाभियोग शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि महाभियोग शब्द है वो केवल राष्ट्रपति के खिलाफ ही लाया जाता है, वहीं पर है वो महाभियोग उल्लेख किया गया, बाकी जगह महाभियोग जैसी प्रक्रिया ना कि महाभियोग। इस चीज़ का भी है वो ध्यान में रखना है। जैसे 124(4) में देखते हैं हम उच्चतम न्यायालय में 124(4), तो 124(4) में है वो कैसी प्रक्रिया दी गई उसके बारे में हम देख लेते हैं, और वही की वही प्रक्रिया है वो उच्च न्यायालय में अपनाई जाती है। जैसे मान लो संसद, ठीक है, संसद में महाभियोग जैसा प्रस्ताव संसद में लाया जाता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है किसी भी सदन में, किसी भी सदन में, यानी आप प्रस्ताव किसी भी सदन में ला सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले लोकसभा में आना चाहिए या पहले राज्यसभा में आना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी सदन में आप ये प्रस्ताव रख सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि दोनों सदनों से वो अलग अलग है वो प्रस्ताव पारित होना ज़रूरी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लो ये प्रस्ताव संसद में रखा गया, इसके बाद में इसमें है वो बहुमत कैसे होना चाहिए, मतलब कितने वो किस प्रकार के बहुमत से, साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत से, या और विशेष प्लस राज्यों का वो होता है 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। तो इसमें है वो विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, विशेष बहुमत। ठीक है, और विशेष बहुमत की बात करें तो इसमें क्या मेजोरिटी चाहिए, कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत प्लस इसमें ये चाहिए उपस्थित व मतदान करने वालों का
2/3। तो ये दोनों शर्तें हैं वो फुलफिल होगी तभी है वो ये बिल पारित समझा जाएगा, प्रस्ताव पारित समझा जाएगा, बिल नहीं सॉरी, प्रस्ताव पारित समझा जाएगा। तो ये कहने का मतलब है कि विशेष बहुमत से ही ये प्रस्ताव पास होना चाहिए, तभी है वो प्रस्ताव है पारित माना जाएगा, उसके बाद में है वो पद मुक्त किया जा सकता है न्यायाधीश को। तो ये प्रक्रिया है, लेकिन ये सेम सत्र में है वो पूरी प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। और आर्टिकल हमने देख लिया था, जैसे मान लो पूछ ले तो महाभियोग की प्रक्रिया है वो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के 124(4) में वर्णित की गई वैसे की वैसी प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ पे है वो उच्च न्यायालय के सेंस में पूछ लिया जाए आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल इसको ध्यान रखना है, आर्टिकल हो जाएगा 218। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 218 होगा और उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 124(4) होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय में आर्टिकल 124(4) होगा और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 218 होगा, इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं आर्टिकल 219 के तहत में। तो आर्टिकल 219 में है वो शपथ संबंधित प्रावधान है। तो शपथ में देखेंगे कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की यह शपथ तीसरी अनुसूची के तहत है वो दिलाई जाती है, तीसरी अनुसूची के तहत उसमें है वो प्रावधान किया गया शपथ से संबंधित। तो ये है आर्टिकल 219 के तहत वर्णन किया गया है। और इसमें ये होता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तो शपथ है वो राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है या राज्यपाल द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होता है उसके द्वारा है वो शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और जो अन्य न्यायाधीश वगैरह होता है सब। अब इसमें हम देखते हैं कि जो शपथ ये हो गई, इसमें वो ये चीज़ कभी कभार अलग से क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो इसका वो ध्यान में रखना है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में उल्लेख किया गया, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है कि तीसरी अनुसूची में इनमें से है वो किसका है वो उल्लेख नहीं किया गया, तो इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है कि तीसरी अनुसूची में इसका है वो उल्लेख किया गया। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं कि जो वेतन भत्ते हैं वो आर्टिकल 221 में आएगा। तो इसका है वो आर्टिकल ध्यान रखना है, शपथ से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 219 के तहत, और 220 के तहत में ये है कि जो कोई व्यवसाय नहीं करना। ठीक है, व्यवसाय पर है वो प्रतिबंध लगाते हैं, जैसे मान लो उच्च न्यायालय ठीक है, ये न्यायाधीश है, तो अन्य उच्च न्यायालय, ठीक है, अन्य उच्च न्यायालय प्लस उच्चतम न्यायालय इनमें है वो ये काम कर सकते हैं, लेकिन जो कि इन न्यायालयों के अलावा या किसी प्राधिकारी के जो सामने वकालत जैसा कार्य नहीं करना, ये है वो आर्टिकल 220 के तहत है वो लेकर किया गया, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल 221 की। तो आर्टिकल 221 में है वो क्या उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 221 में है वो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। तो इसमें है वो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते के बारे में बात की गई आर्टिकल 221 के तहत में। तो इसमें है वो ये दूसरी अनुसूची के तहत है वो प्रदान किए जाते हैं, दूसरी अनुसूची के तहत। ठीक है, इसका ध्यान रखना है कौन सी अनुसूची के तहत, तो दूसरी अनुसूची के तहत है वो न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन इसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, ठीक है, कि जो न्यायाधीशों के वेतन भत्ते हैं इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वेतन दिया जाता है, ठीक है, ये दिया जाता है राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से। लेकिन पेंशन की बात की जाए, पेंशन ये दी जाती है भारत की संचित निधि से,
पेंशन है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है, इस चीज़ का है वो ध्यान में रखना है। वेतन तो राज्य की संचित निधि से, लेकिन पेंशन भारत की संचित निधि से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो इनकी मासिक आय कितनी है। तो बात की जाए मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश की है जो 2.50 लाख, 2.50 लाख। ठीक है, और अन्य अन्य न्यायाधीशों की तो यहाँ पे हो जाएगा 2.25 लाख। ठीक है, लाख पर रुपीज़। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, मुख्य न्यायाधीश की है वो 2.5 लाख है और 2.25 लाख है अन्य न्यायाधीशों की। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो कि उच्च न्यायालय से संबंधित थे। और होपफुली ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।